वेशभूषा को देखकर वेशभूषा को देखकर हमारे हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास कहते हैं, उसे हास कहते हैं। यही हास नामक स्थायी भाव, यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है, संचारी भावों से पुष्ट होता है, होता है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है। हास रस की निष्पत्ति होती है। हिमाचल के उत्साह में, हिमाचल के उत्साह में हंसी हंसी बाजे देख दूल्हे दिगंबर को पाहुनी जिया में, हिमाचल के उत्साह में शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे,
विवाह में। तो बच्चों ये हास्य रस का उदाहरण हो गया। पहले मैंने आपको परिभाषा बताई, अब उदाहरण बताया। अब इसके बाद बच्चों स्पष्टीकरण कैसे लिखते हैं, आइए इस उदाहरण का स्पष्टीकरण आपको समझाते हैं। बच्चों जो उदाहरण आपने देखा उसमें शिव जी की बारात या विवाह का वर्णन किया गया।
वही शोक कहलाता है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों, मैं आपको अब करुण रस का उदाहरण पढ़ाती हूँ। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जन्मी, मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये बच्चों करुण रस का उदाहरण है। मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो बच्चों, आपने परिभाषा और उदाहरण दोनों देखा। अब मैं आपको इसका स्पष्टीकरण बताती हूँ। करुण रस का स्पष्टीकरण, बच्चों जो आपने उदाहरण देखा उसमें श्रवण कुमार की माता के विलाप का वर्णन किया गया। देखिए, सबसे पहले स्थायी भाव, स्थायी भाव शोक, आलम्बन, श्रवण कुमार, आश्रय, पाठक, उद्दीपन, दशरथ की उपस्थिति, इसके बाद बच्चों आता है अनुभाव। सिर पटकना, प्रलाप करना, इसके बाद बच्चों आता है संचारी भाव।
प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मात्राएं होती हैं 11 और 13 मात्राओं पर 11 और 13 मात्राओं पर यदि होती है तो बच्चों ये रोलर छंद की परिभाषा है। देखिए रोलर एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अब बच्चों रोलर छंद का उदाहरण देखिए। जीती जाती हुई जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बेधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी है ये वही प्रसिद्ध है। वही प्रसिद्ध है। छत्रपति भूप शिवाजी ये देखिए बच्चों ये रोलर छंद का उदाहरण है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बेधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी
देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहला चरण हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा, और ये यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण। आपने परिभाषा में लिखा कि 11 और 13 मात्राओं पर यति। देखिए प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। बच्चों यहाँ पूरी होगी 11, 13, 24 मात्रा। उसी तरह नीचे की पंक्ति में आए लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 मात्राएं लगाएंगे। इसमें भी गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पर लिखेंगे 11 + 13 बराबर 24 मात्रा। उसी तरह बच्चों तीसरी पंक्ति में आएंगे लघु लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु 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 लघु लघु गुरु गुरु बराबर 11 + 13 बराबर 24 मात्राएं। इसी तरह लास्ट पंक्ति में आएंगे गुरु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। लास्ट क्लास में क्लास 9 में आपने त्रिभुज की सर्वांगसमता के बारे में पढ़ा है। क्लास 10 में आपको त्रिभुजों में समरूपता के बारे में पढ़ना है। भाई सबसे पहले हम पहली प्रमेय की शुरुआत करते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए कोई त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, ABC बिंदु D और E, AB पर स्थित कोई बिंदु D है और AC पर स्थित कोई बिंदु E है। भुजा D इस प्रकार है कि DE समांतर BC। ये प्रश्न में आपको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य 2 भुजाओं को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी बिंदु D के द्वारा AB भुजा जिस अनुपात में विभाजित होगी, बिंदु E के द्वारा AC भुजा भी उसी अनुपात में विभाजित होगी। AD/DB बराबर AE/EC हमें ये सिद्ध करना है। आइए सबसे पहले दिया है प्रश्न में, देखिए दिया गया है त्रिभुज ABC में बिंदु D व E इस प्रकार है, बिंदु D व E इस प्रकार है, बिंदु D व E इस प्रकार है कि DE समांतर BC। ये प्रश्न में दिया गया है कि DE समांतर है किसके? BC के। अब आइए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, प्रश्न में हमें दिया गया है कि ये समांतर BC, AB पर बिंदु D है और AE पर बिंदु E है। तो यहाँ पर देखिए AD/DB बराबर AE/EC। ये हमें सिद्ध करना है। AD/DB
AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC, क्योंकि देखिए दिया है इसमें एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, दो भुजाओं के समांतर। अभी किसी भुजा के समांतर आपने रेखा खींची तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, तो यहाँ से AD अपॉन DB बराबर क्या होगा, AE अपॉन EC। अब आइए रचना करते हैं। रचना में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, B को E से मिलाएंगे, B को E से मिलाएंगे और C को D से मिलाएंगे। ये हमारा रचना में है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम B को E से मिलाएंगे, B को E से तथा C को D से मिलाएं। ठीक है, B को E से तथा C को D से मिलाया। इसके बाद क्या करेंगे, हम E से EM लंब AB पर खींचा और बिंदु D से DN लंब है AC पर खींचा। EM लंब AB तथा DN लंब AC खींचा। क्या किया हमने, EM लंब है AB पर खींचा और बाद में क्या किया हमने, DN लंब है AC पर खींचा। अब आइए इसके बाद देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भुजा AB। तो भुजा AB पर देखिए कौन कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक हमारा बन रहा है त्रिभुज ADE और एक त्रिभुज हमारा बन रहा है BDE। ठीक है, ADE में आधार AD ले लेंगे और BDE में आधार क्या ले लेंगे, हम BD। अब आइए ऊपर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ADE में अगर हम आधार AD लेंगे तो इसके संगत ऊंचाई क्या लेंगे, हम इसके संगत ऊंचाई क्या लेंगे, हम EM, AD इंटू EM। अब ले लीजिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। क्या लेना है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इसका भी क्षेत्रफल आपका क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। यहाँ पर आधार अगर हम DB लेंगे तो इसके संगत ऊंचाई क्या हम लेंगे, EM। देखिए ये त्रिभुज जो बन रहा है वो आपका अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर हम आधार आप DB लेंगे, ये D है, ये B है और ये क्या है, E है। लंब आपका देखिए ये बाहर होगा, ऐसे स्थित होगा, ये बिंदु क्या है। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे आधार अगर हम DB लेंगे तो इसके संगत ऊंचाई हम क्या लेंगे, EM। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे DB गुणे EM। अब क्या करेंगे, दोनों का डिवाइड करेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे AD इंटू EM बटे 1/2 गुणे DB इंटू EM। अब देखिए EM से EM क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, EM से EM कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो यहाँ मिल जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या मिलेगा हमें, AD अपॉन D। इसको मान लेंगे समीकरण A। ठीक है बच्चों, अभी हमने कौन कौन से त्रिभुज लिए, जो भुजा AB पर बन रहे हैं। AB पर कौन कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक आपका ADE बन रहा है और दूसरा आपका BDE बन रहा है। अब हम लेंगे त्रिभुज जो
इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार बड़े संगत ऊंचाई। अगर हम आधार A ही लेंगे तो इसके संगत ऊंचाई क्या लेंगे हम? D। 1/2 गुणे AE इंटू D, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ले लेंगे त्रिभुज CDE, क्या लेंगे? त्रिभुज CDE। तो यहां से देखिए त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार क्या लेंगे हम? CE बोलेंगे या EC बोलेंगे? बात देखिए, आप CE बोलिए या EC बोलिए, आधार हम लेंगे EC गुणे संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई क्या लेंगे हम? DN, ठीक है ना। संगत ऊंचाई क्या लेंगे हम? DN। ये भी आपका देखिए DCE क्या है? अधिकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर जो लंब होगा वो आधार के बाहर स्थित होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे EC इंटू DN। अब आइए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुणे AE इंटू DN बटे 1/2 गुणे EC इंटू D। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? DN से DN कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। DN से DN कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? AE अपॉन EC। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 2। अब इसके बाद देखिए, एक हमने प्रमेय पढ़ी थी क्लास 9 में, एक ही आकार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब देखिए त्रिभुज BDE ले लीजिए और दूसरा त्रिभुज है आपका CDE। ये दोनों ही त्रिभुज आधार DE पर स्थित हैं। दोनों के लिए उभयनिष्ठ आधार क्या है? DE है। और दोनों त्रिभुज समान समांतर रेखाओं DE समांतर BC के मध्य स्थित है। अतः इनके क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से देखिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों होगा? एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ऐसा क्यों होगा? एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। त्रिभुज BDE और दूसरा त्रिभुज है आपका CDE, ये एक ही आधार DE और समान समांतर रेखाओं DE समांतर BC के मध्य स्थित है। यहाँ पर आप रीजन लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं, एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहां पर देखिए क्या है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल बराबर AE अपॉन EC है। समीकरण 2। तो यहां पर देखिए CDE का क्षेत्रफल है और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है? त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या है? AE अपॉन EC। ये जो आया है ये कहां से? इसको आप मान लेंगे समीकरण 4। देखिए समीकरण 3 से हमने ये मान रखा है त्रिभुज CDE
का क्षेत्रफल किसके बराबर है? त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर CDE के क्षेत्रफल के स्थान पर हम क्या रख देंगे? BDE का क्षेत्रफल। अब देखिए समीकरण 1 व 4, ठीक है। समीकरण 1 देख लीजिए क्या था, समीकरण 4 तो लिखा ही है। अब आइए समीकरण 1 देख लीजिए क्या था। समीकरण 1 था त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या था? AD अपॉन DB। ये है समीकरण 1 था, ठीक है, यहाँ पे नोट कर दिया है। इस समीकरण 1 का समीकरण 4 क्या निकल के आया है? ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल बराबर AE अपॉन EC, और ये है आपका AD अपॉन DB। अब लेंगे समीकरण 1 व 4, किससे लेंगे? समीकरण 1 व 4 क्या है? देखिए दोनों के बाएं पक्ष बराबर, समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 4 ले लीजिए, दोनों के बाएं पक्ष क्या है? बराबर है, तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो यहां से देखिए हमें मिल जाएगा समीकरण 1 व 4 से, दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। समीकरण 1 का दायां पक्ष AD अपॉन DB और समीकरण 4 का है दायां पक्ष AE अपॉन EC। तो यहां पर देखिए हमारा रूप हो गया ये AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर, किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध हो गया AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। अब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए जो कि अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये भुजा जो DE है BC के समांतर है और ये AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ से हमें रिजल्ट निकल गया है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। इस प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या टेस्ट प्रमेय भी कहते हैं। अब आइए इसी प्रमेय के कुछ स्थितियां हम और देख सकते हैं। स्थिति 1 है, देखिए अभी हमने ये सिद्ध किया है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ेंगे, +1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा? DB एलसीएम आएगा AD प्लस DB बराबर क्या है? EC। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा AE प्लस EC। AD प्लस DB जुड़ेगा, देखिए क्या होगा? AD प्लस DB जुड़कर हो जाएगा EB बटे में क्या है? DB बराबर AE प्लस EC। AE प्लस EC जुड़कर हो जाएगा AC। तो यहां से AC अपॉन EC, तो यहां से देखिए अगला रिजल्ट हमें मिल गया AB अपॉन DB बराबर AC अपॉन EC, ठीक है। अब इसका देखिए दूसरा केस देख लेते हैं, केस सेकंड। एक रिजल्ट और बन जाएगा। इस प्रमेय से क्या मिलेगा? DE समांतर क्या है? BC है, ठीक है। तो यहां से मिलेगा AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये प्रश्न में हमको मिल गया। अब हमें करना है रेसिप्रोकल, यहां पर क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे। तो DB अपॉन AD बराबर क्या होगा? EC अपॉन AE। क्या करना है यहाँ पर? व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम कर देंगे। अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर DB अपॉन AD प्लस 1 AE अपॉन
देखिए बराबर में क्या है, EC अपॉन AE प्लस 1, दोनों पक्षों में एक जोड़ है। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC था, हमने बचा व्युत्क्रम किया तो ये क्या हो रहा है, DB अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ना है। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 80। देखिए क्या बनेगा, DB प्लस AD बराबर AE एलसीएम आएगा EC प्लस AE, AD प्लस DB करेंगे, AD प्लस DB जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, ये AB अपॉन AD बराबर। अब देखिए EC प्लस AE, EC और AE को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें AC मिल जाएगा, AC अपॉन AE। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पुनः हम इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम करने पर हमको एक रिजल्ट मिल गया क्या, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। यहाँ पर AD क्या है, छोटे त्रिभुज AD की भुजा है और AB क्या है, बड़े त्रिभुज ABC की भुजा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आइए इन पर आधारित हम लोग प्रश्न भी देखते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, हेल्स प्रमेय पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, चित्र में x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, चित्र में हमें x का मान ज्ञात करना है। दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। क्या है, DE समांतर है BC के और AD बराबर दे दिया गया है 2 है और BD बराबर x है। AE है आपका 1.5 और EC का मान है 3। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, BD निकालना है, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान में ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज ABC में दिया गया है DE समांतर BC। तो यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगाएंगे हम, हेल्स की प्रमेय से। क्या लगाएंगे हम, हेल्स की प्रमेय से। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेल्स की प्रमेय का रिजल्ट क्या है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। यहाँ पर क्या है, DE समांतर BC है, DE भुजा BC के समांतर है, D पर प्रतिच्छेद कर रहा है, DE भुजा, और AC पर कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, E पर। तो यहां से देखिए हेल्स की प्रमेय से AD अपॉन DB बराबर क्या मिलेगा आपको, AE अपॉन EC। अब आइए मान रखते हैं, AD का मान क्या है, AD का मान है 2 और DB का मान क्या है, x है। AE का मान है 1.5 और EC का मान है 3। अगले स्टेप में देखिए 2 अपॉन x, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 2 4। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और x क्या है, BD का मान हमें क्या मिल गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें BD का मान मिल गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में DE समांतर BC दिया है हमें, DE समांतर है BC के, AD बराबर x है, DB का मान है x - 2, AE का मान है x + 2 और EC का मान है x - 1।
त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE समांतर है इसके BC को, प्रश्न में हमें दिया गया है, ठीक है। DE समांतर BC है तो टेल्स की प्रमेय से, टेल्स की प्रमेय से या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या रिजल्ट निकल के आया था, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन BC, ठीक है। यदि DE समांतर BC के है तो यहां से देखिए AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होगा, ठीक है। अब आइए मान रखते हैं AD का मान क्या है, x है, DB का मान है x माइनस 2, AE का मान है x प्लस 2 और EC का मान है x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, देखिए x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस एक्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 4। यहाँ से हमें x का मान मिल गया 4, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, दोबारा से आप लोगों का वेलकम SGOI के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों के समर वेकेशन के बाद ये मेरा पहला वीडियो है और ये हमारा सिविक्स के चैप्टर जन संघर्ष और आंदोलन से रिलेटेड है। ये क्लास 10th का लेक्चर है। आप लोग सिविक्स में मैंने जो इसके पहले चैप्टर पढ़ाया था वो जाति, धर्म और राजनीति से रिलेटेड था और आज हमारा चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन। जैसा कि पहले हम नाम को स्पष्ट करेंगे, जैसा मैं हमेशा पढ़ती हूँ कि आपको पहले पता होना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के नाम का क्या मतलब है। जब तक आपको इजीली ये नहीं पता होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, आपकी समझ में कभी भी नहीं आएगा। तो जन संघर्ष, संघर्ष माने स्ट्रगल, जो आमतौर पर आप लोग देखते हैं लड़ाइयाँ होती हैं छोटी छोटी सी उनको, बट जब इसमें जन यूज हो जाता है, जन संघर्ष, तो इसका मतलब मास मोबिलाइजेशन, मतलब कि बहुत बड़े स्तर पे और ज्यादा जनता उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। जब वो एक जो है वो ज्यादा लोगों का संघर्ष होता है जिसमें बहुत सारे लोग, जन का मतलब होता है बहुत सारे लोग, और तब वो कोई संघर्ष होता है तो उसे हम जन संघर्ष का नाम देते हैं। इंग्लिश में हम इसको पॉपुलर स्ट्रगल भी बोलते हैं। और आंदोलन, यू ऑल नो, मूवमेंट, उसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं, जो हम लोग शुरू से सुनते भी आ रहे हैं। जब हमारे यहाँ जो गांधी जी ने जैसे राष्ट्रीय आंदोलन किया, तो इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, प्रथम जो है वो हमारा 57 की जो हमारी क्रांति हुई थी वो हमारा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। तो इस तरीके से आंदोलन तो आपको पता है, जब अपने हक के लिए जो है लोग लड़ते हैं या लोग किसी तरह का जुलूस निकालते हैं, एकत्रित होते हैं और सरकार के साथ जो है कोई विद्रोह होता है, मतलब सरकारी या राजनीतिक संगठन में जब हमें कोई बदलाव चाहिए होता है तब वो आंदोलन का रूप ले लेता है और एक संघर्ष का रूप। जब उसमें पूरी जनता, पूरे देश की जनता शामिल हो तो वो जन संघर्ष बन जाता है। तो ये तो हुआ चैप्टर का मतलब कि जन संघर्ष का क्या मतलब होता है। जैसे कि हम लोगों ने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा, सत्ता में साझेदारी की जिम्मेदारी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से सरकार की जो शक्तियां उनका विभाजन होता है। जैसे कि हमने पढ़ा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक
क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी है कि सबसे पहले नेता किस प्रकार जन संघर्ष और आंदोलनों से प्रभावित होते। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेता कैसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि यही नेता है जो चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाते हैं। तो सबसे पहले चीज कि नेता किस प्रकार प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में नेताओं और पार्टियों के विचार। अब देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें जितनी भी पार्टीज होती हैं, जितनी अलग अलग पार्टीज होती हैं, आपको मालूम है, तो कैसे किस तरह, क्योंकि हर एक पार्टी के विचार दूसरी पार्टी के विचारों से भिन्न होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे। अभी हमारा अगला चैप्टर है राजनीतिक दल, जिसमें हम इन राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से समझेंगे। बट यहाँ पर हम शॉर्ट में लेकर चलते हैं कि हर एक राजनीतिक दल के निर्णय, उनकी नीतियां, उनके विचार, उनके कार्य करने का तरीका, सब कुछ दूसरी राजनीतिक दल से भिन्न होता है। तो उससे क्या होता है, विवाद स्टार्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को ही हम जन संघर्ष और फिर आगे चल के दबाव संकट डाल देते हैं। अब इस दबाव संकट और परिस्थितियों में अब जब ये दबाव, ये संकट जो भी उस समय आपस में राजनीतिक दलों में है, इसका सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निर्णय तो सरकार को लेना है ना। तब वो देखती है कि किस तरह से ये दो पार्टी लड़ाई है, तो किस मुद्दे पर हो रही है, वो मुद्दा कौन सी पार्टी सही चल रहा है, कौन सी पार्टी उस पर गलत दिशा में ले जा रही है, क्योंकि पार्टी अपना भी फायदा देखती है और अपने फायदे में कभी कभी वो जनता को गुमराह भी कर देती है। तो हमें ये भी इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह दबाव, संकट और परिस्थितियों में सरकार निर्णय लेती है और लोकतंत्र को एक नया आकार देती है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, जनता का शासन, जनता के लिए। संघर्ष जो होते हैं वो जन हो रहे हैं क्योंकि जनता वो कर रही है। तो जब जनता किसी चीज के लिए संघर्ष करती है तो वो एक लोकतंत्र को भी एक नया रूप दे देती है। इसी के साथ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जन संघर्ष, हमने बोला कि जन संघर्ष राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि जन संघर्ष एक सामान्य, एक आम आदमी करता है, तो जो आम लोग होते हैं वो लोकतंत्र का हिस्सा बन जाते हैं जन संघर्ष के द्वारा, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं भी हो रहे हैं राजनीति में। अगर उनको स्थान नहीं मिल रहा है तो वो इनडायरेक्टली जो होता है वहां पर अपना दबाव बना लेते हैं, इतना प्रेशर बना देते हैं सरकार पे कि सरकार को निर्णय अपने बदलने पड़ जाते हैं। तो तीसरा हो गया, सामान्य लोग लोकतंत्र का हिस्सा बनते हैं। और फिर किस प्रकार से दबाव समूह राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम दो देशों के जो है वो उदाहरण लेकर चलेंगे, नेपाल और बोलिविया। नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ था वो लोकतंत्र को वापस लाने के लिए था, और बोलिविया में जो संघर्ष था वो जल युद्ध था, मतलब जल के लिए युद्ध था। मैं इसको पूरा भी क्लियर करूंगी तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल में 1990 में लोकतंत्र था। 1990 के पहले तक जो है नेपाल में राजतंत्र चल रहा था, राजा का शासन था और वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, मतलब लोकतंत्र नहीं था। बट 1990 में लोकतंत्र आया और जो राजा वीरेंद्र थे वो राज्य के राजा तो थे, बट वहां पर जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, वास्तविक शक्ति उनके हाथ में थी। तो इसका मतलब लोकतंत्र था, पूरी तरीके से नहीं था बट तब भी था, क्योंकि वहां पर जो वास्तविक शक्ति थी वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में थी और राजा सिर्फ नाम के लिए थे, जो कि राजा वीरेंद्र थे। बट 2001 में राजा जो है वीरेंद्र, उनकी डेथ हो गई 2001 में, और वहां पे राजा बन गए ज्ञानेंद्र। अब ज्ञानेंद्र क्या थे, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो वीरेंद्र के समय में धीरे धीरे करके जो लोकतंत्र था उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम होती जा रही थी और चुने हुए जो प्रतिनिधियों की शक्तियां थी वो कम होती जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, वहां से लोकतंत्र को समाप्त कर, लोकतंत्र को समाप्त किया और सारी शक्तियां जो पहले इनके हाथ में थी, चुने हुए जो है प्रतिनिधियों के हाथ में, उनसे लेकर सारी शक्तियां उन्होंने अपने हाथ में ले ली। इसका मतलब कि लोकतंत्र खत्म हो गया और फिर से वो राजतंत्र आ गया। अब लोकतंत्र समाप्त कर दिया और सारी शक्ति अपने हाथ में ली। अब उसके बाद क्या होगा, जनसंघर्ष हुआ, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए था, लोगों को लोकतंत्र चाहिए था, क्योंकि उसमें जनता के हाथ में शक्ति होती है। तो उन्होंने लोकतंत्र को वापस लाने के लिए एक SPA, मतलब 7 पार्टी अलायंस, इसका फुल फॉर्म है, और ये 7 नेपाली राजनीतिक दलों का गठबंधन था। 7 नेपाली राजनीतिक दल आपस में मिलकर एक SPA, मतलब 7 पार्टी अलायंस के नाम से उन्होंने एक गठबंधन किया। और क्या हुआ, काठमांडू एक वहां की जो राजधानी थी, वहां पर वो लोग एकत्र हुए, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और उन्होंने निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए, मतलब राजा ज्ञानेंद्र के शासन को समाप्त करने के लिए और लोकतंत्र को वापस लाने के लिए एक जनसंघर्ष किया। अब इस जनसंघर्ष का क्या हुआ, उन्होंने अपनी
राजा ज्ञानेंद्र का जो राजतंत्र है वो समाप्त कर दिया जाए, निरंकुश शासन को समाप्त कर दिया जाए और लोकतंत्र की पुनः स्थापना हो, जो कि 1990 में थी। ये उन्होंने डिमांड की और उन्होंने उससे बोला गया कि 3 दिन के अंदर आपको ये डिमांड माननी है। तो सोचिए इतना ज्यादा जो है वो जन संघर्ष का दबाव समूह का इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि राजा आपको उन तीनों बातों को मानना पड़ा। मतलब उनकी जो 3 डिमांड्स थी उनको उन्होंने पूरा किया। और गिरिजा प्रसाद कोइराला, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, गिरिजा प्रसाद कोइराला को 2006 में दोबारा से एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया नेपाल का और वहां पर लोकतंत्र पुनः से स्थापित हो गया। तो ये हमने देखा कि नेपाल का एग्जाम्पल। अब देखिए बोलिविया में क्या हुआ था। बोलिविया में जल युद्ध हुआ था, जलापूर्ति का समझौता हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था बोलिविया में कि जो वैसे जो जलापूर्ति का जो अधिकार होता है, मतलब जल को देने का जो अधिकार होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होता है। बट वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जलापूर्ति के अधिकार को उनसे लेके एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया और उस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अपना फायदा देखने के लिए 4 बार में, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार उन्होंने जल के दाम को बढ़ाया। अब उससे फर्क किसको प्रॉब्लम शुरू हुई? जनता को, क्योंकि जनता बहुत सारे ऐसी भी फैमिलीज थी जो सिर्फ मंथली 5000 रुपीज जो है वो अर्न कर रही थी और उनको 1000 तो सिर्फ जल में जा रहा था, उनको बिल देना पड़ रहा था पानी का। अब सोचिए पानी जैसी चीज जो कि एक जीवन को जीने का अधिकार है, अगर उस पर पैसे लिए जाए वो भी 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार उसमें बढ़ाए जाते हैं तो जनता को प्रॉब्लम शुरू होगी। तो वहां पर भी जन आंदोलन हुआ। किस लिए? कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जल के अधिकार को बहुराष्ट्रीय कंपनी से लेकर दोबारा से उनको दे दिया जाए। अब इसमें जब पहला आंदोलन जो हुआ जनवरी 2000 में हुआ, इसको क्या किया, इस पर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और उस आंदोलन को दबा दिया। दोबारा से फरवरी में फिर से हुआ इसलिए और उसको भी जो है सरकार ने पुलिस के द्वारा दबा दिया। मतलब कि जनता ने कई बार 2 बार उन्होंने आंदोलन शुरू किया लेकिन वो इतना ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए तो वो थोड़ा कमजोर पड़ा और सरकार के द्वारा उस आंदोलन को, उस संघर्ष को दबा दिया गया। बट 12 अप्रैल में क्या हुआ, वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ होता है जब सारी शक्तियां जो होती है वो सेना के हाथ में चली जाती हैं। जैसे ही जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के अफसर थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है, वो डर के अपने समझौते को, कॉन्ट्रैक्ट को वहीं छोड़ के और वो बोलिविया को छोड़कर भाग गए। तो सोचिए किस तरीके से इतना दबाव पड़ा सरकार के ऊपर या जो है वो उस जन संघर्ष का प्रभाव पड़ा कि सरकार को लास्ट में मजबूर होकर बहुराष्ट्रीय कंपनी के उस जलापूर्ति के अधिकार को वापस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना पड़ा। तो ये हमने पढ़ा बोलिविया का जब युद्ध और ये नेपाल का हो गया। अब देखिए अब इन दोनों ही जो है वो इसमें इन दोनों ही उदाहरण में मतलब समानता क्या है, हमें समानता क्या मिल रही है। अब देखिए समानता मिलने वाली कि दोनों जन संघर्ष थे, मतलब कि इसमें जनता ने पूरा सहयोग दिया था क्योंकि इसमें देखिए 7 पार्टी अलायंस थी, SPA, उसमें भी 7 राजनीतिक दल जुड़े थे और
इन्वॉल्व नहीं होती। तो जन संघर्ष इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए, लोकतंत्र के विवादों को समाप्त करने के लिए। और थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है राजनीतिक संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें एसपीए थी और इसमें फेडरल। तो हमने पढ़ा इस चैप्टर में किस प्रकार से कि किस तरह से लोकतंत्र जो है वो जन संघर्ष और उसके द्वारा ही प्राप्त होता है और मजबूत बनता है। और हमने दो उदाहरण भी देखे, नेपाल और कोलंबिया का। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो सेकंड लेक्चर, ये दो लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अपने नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि कितने तरह के ये जो हमारे दबाव समूह होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और दबाव समूह का राजनीति पर सकारात्मक